तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस लर्निंग क्लासेज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फिर आपका देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, फिर देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो ही हम लोग बनाएंगे और जैसे कि ज़्यादा याद करने में भी दिक्कत ना हो और सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सरल देखिए गति, क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक मतलब स्ट्रेट लाइन की दिशा में गति करता है तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका हो गया, मान लीजिए कि कोई सरफेस है, उस पर आप कोई लेके पहिया घुमा दे तो वो एक सीधी लाइन में जाता है, तो ये आपका हो गया सरल रेखीय गति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी के बारे में देखिए, मैंने डिफिनीसन नहीं लिखा है, मैं डिफिनीसन आपको बोल के बता रहा हूँ और ये कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं। तो दूरी क्या होता है कि कोई वस्तु है उसके ज़्यादा जो मतलब किसी टाइम में जो जितना वो मार्ग तय करता है उसकी पूरी लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ मतलब विशेषताएं जैसे कि ये हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यह सदैव धनात्मक होती है। फिर इसका जो राशि है वो अदिश राशि है। इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, इसे एम से स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा है एल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका विस्थापन। तो देखिए विस्थापन और दूरी की जो परिभाषा है लगभग सेम है, बस इसमें एक चेंज ये होता है कि दूरी मतलब होता है कि जो एक टाइम में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग। ठीक है, और विस्थापन क्या होता है कि जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति होती है और जो उसकी फाइनल स्थिति होती है मतलब अंतिम स्थिति होती है, तो उसके बीच का जो कम से कम यानी कि न्यूनतम जो दूरी होता है उसे विस्थापन कहते हैं और पूरा जो मार्ग तय किया जाता है उस लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन की क्या विशेषता है कि ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। ठीक है, इसकी राशि सदिश होती है जबकि दूरी की राशि अदिश होती है और इसका एक पॉइंट ये है कि ये कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जब भी होगा तो या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से छोटा होगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है कि स्पीड। तो इसकी जो ये विस्थापन का भी जो बीमा होता है, बीमा भी इसका भी बीमा एल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पीड। तो स्पीड क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, मतलब कि 1 सेकेंड में या 1 घंटे में मतलब कोई वस्तु कितना दूरी तय करता है उसे उस वस्तु की स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो राशि है ये राशि अदिश है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने अभी सुना कि यहाँ पर था कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है, तो दूरी बटे में समय ये होता है चाल का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों ने याद भी किया होगा कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। नेक्स्ट है आपका वेग, वेलोसिटी। ठीक है, तो चाल और वेग की परिभाषा में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों का परिभाषा सेम होता है। बस ये होता है कि वो जो चाल होता है वो किसी गति के मतलब दिशा के निरपेक्ष होता है और वेग होता है कि किसी निश्चित दिशा में ही होता है। ठीक है, और दूसरा एक इसका क्या बोलते हैं कि डिफरेंस ये होता है कि चाल आपका अदिश राशि है जबकि वेग जो है वो सदिश राशि है और बाकी इसका मात्रक और विमा दोनों का सेम होता है। और ये आप दोनों के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v = ds अपॉन में dt, ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है एक्सीलरेशन। ठीक, जूम कर लेते हैं थोड़ा। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण किसे बोलते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। जैसे कि v/t यानी कि मतलब डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए कि
किसी समय में कोई वस्तु की जो वेग है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मतलब विस्थापन बटे में समय अंतराल को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये भी सदिश राशि है, और इसका जो विमा होता है LT-2 होता है, ठीक है। और ये इसके लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका गति के समीकरण, या आप बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण आपको याद ही होंगे। भी पहला जो इसका समीकरण होता है v=u+at, सेकेंड होता है s=ut+12 at² एंड थर्ड होता है v²u²+2as, ठीक है। तो जिसमें u क्या होता है, u आपका जो प्रारंभिक वेग होता है, u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, a एक्सीलरेशन है, t सबको पता होगा कि टाइम को बोलते हैं, और जो s है, s जो है यहाँ पे ये दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। s यहाँ पे दूरी बताता है, ओके। फिर आपका आ गया कि देखिए ये गति के समीकरण का तो नहीं है, लेकिन बहुत यूजफुल रहता है एयरफोर्स नेवी जैसे एग्जाम्स में। nth सेकेंड में तय की गई दूरी, अगर मतलब कोई दे दिया है, मतलब कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको मान लीजिए कि 6वें सेकेंड में तय, मतलब सपोज कि यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 6वें सेकेंड में तय की गई दूरी बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, s=u+12 a ब्रैकेट में 2n-1, ठीक है, ये u है, ठीक है। इसका यूज करेंगे, आप तुरंत निकाल लेंगे कि n क्या है। n जैसे अभी मैंने बोला कि 6वें सेकेंड में, तो n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। और u और a ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपका आ गया लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन सबको पता होगा, न्यूटन ने दिया था, गति के नियम 3 है, ठीक। और ये हाँ गति के नियम, ठीक है। तो देखिए ये तो गति का नियम नहीं है, जड़त्व का नियम एक होता है, जड़त्व का नियम, ठीक है। तो जड़त्व का नियम पढ़ लेते हैं। कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलने में असमर्थ रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ये असमर्थता ही जड़त्व कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सपोज कि यहाँ पे कोई एक बुक रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये बुक है, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई बुक रखा हुआ है टेबल पे, तो क्या ये मतलब ये बुक अपने आप तो उठ के चला नहीं जाएगा इधर उधर, आप इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे ना इसको हटाने के लिए। तो यही जो इस वस्तु, ये जो बुक है, इसका जो ये कंडीशन है कि ये खुद से नहीं चल सकता, या मतलब जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर क्या बोलते हैं कि अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इसका जो ये असमर्थता है, ये जो गुण है, इसे ही बोलते हैं कि जड़त्व का, ये सही जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का जो नियम है ये गैलीलियो ने दिया था, इसलिए इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। फिर जड़त्व में एक और टॉपिक ये है कि पिंड का जो द्रव्यमान होता है, जैसे कोई वस्तु है और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है कोई वस्तु है और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 10 किलो, तो जो मतलब जड़त्व की अगर माप पूछ दिया कि इस वस्तु का जड़त्व का माप बताइए, तो सिंपल जो 10 kg होगा वो उस वस्तु का जड़त्व का माप होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्स। तो फोर्स क्या होता है कि बल क्या होता है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था बदल दे या फिर बदलने का प्रयास करे, ठीक है। लिखा नहीं हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए अभी जो बुक वाला एग्जांपल दिया हमने, तो अब ये बुक पे जो आप फोर्स लगाए हो, ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये फोर्स क्या किया कि इस बुक की जो अवस्था है, मान लो ये अभी रेस्ट में था, तो आपने इस पर फोर्स दिया, अपने हाथों से उठाया, तो ये फोर्स इस बुक की अवस्था को बदल दिया और अब ये मोशन में हो गया, ठीक है।
तो ये जो कारक है जो इस बुक की अवस्था को, ये जो कारक है जो इस बुक की अवस्था को चेंज कर दिया, इसी कारक को हम क्या बोलेंगे कि बल, ठीक है। और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस जो मात्रक होता है, एक मिनट, जो सीजीएस मात्रक होता है ये डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है कि वस्तु द्वारा एकत्रित गति की मात्रा, या बोल सकते हैं वस्तु द्वारा संग्रहित गति की मात्रा को ही संवेग कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पी, इसका जो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला था P = m/v, ठीक है। P = mv संवेग का फॉर्मूला होता है। और ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है किग्रा/मीटर/सेकेंड, और इसका जो वीमा होता है, वीमा आप बोल सकते हो mL/10⁻⁻1, ठीक है। संवेग को आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कि संवेग जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान m और उसके वेलोसिटी v के गुणनफल को ही संवेग यानी कि मोमेंटम कहते हैं। आप इतना भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका आ गया आवेग यानी कि इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है कि जब कोई बड़ा बल हो किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है और उस पर हम कोई बड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर जैसे कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिए किसी वस्तु पर, तो और थोड़े समय के लिए किए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े समय के लिए किए, कि क्षण भर के लिए, कि मतलब अप्लाई किए तुरंत हटा दिए, तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं कि आवेग बोलते हैं, ठीक है। तो आवेग कैसा राशि है? तो आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है। आवेश का मात्रक एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, और इसकी भी बीमा होती है mL/t-1, ठीक है। और आवेग को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला था J = F × ΔT, ठीक है। अब देखिए, अब आपका आ गया लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट लॉ है, और देखिए मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ ऑफ मोशन पे, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ को आप जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और जो बल की परिभाषा होती है वो भी हमारे फर्स्ट लॉ से ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ होता क्या है मैं बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट लॉ है न्यूटन का कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना पसंद करेगी और अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। यही आपका जड़त्व का नियम भी होता है, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसलिए फर्स्ट न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ होता है कि संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित जो बल होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। और ये सेकेंड लॉ से हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होता है F = ma, और ये है संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या संवेग परिवर्तन किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है या समानुपाती होती है, ठीक है। फिर आपका आ गया थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? सबने सुना होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या होता है कि किसी वस्तु इस नियम के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, या फिर आप मान लो आप दीवार पे आपने एक मुक्का मारा, ठीक है, तो वो आपको भी तो चोट लगेगा ना, आपके मुक्के हाथ पे भी चोट लगेगा उतना, ठीक है। तो ये जो होता है ये थर्ड लॉ न्यूटन का यही है। और इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं कि क्रिया
तथा प्रतिक्रिया कभी भी, यहाँ पे एक लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक होगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया कभी भी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप मारोगे तो मतलब आपका हाथ एक हो गया एक वस्तु, और दूसरा आपका जो दीवार है वो हो गया, ठीक है। तो ये कभी भी एक वस्तु पे तो क्रिया प्रतिक्रिया काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि बलों का अस्तित्व हमेशा जोड़े में होता है, मतलब इसमें हमेशा दो बल मिलते हैं कम से कम, एक क्रिया जिसके आप एक को क्रिया बोल सकते हो तथा दूसरे को प्रतिक्रिया बोल सकते हो, ठीक है। फिर आपका क्या है तीसरा टॉपिक कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया मान में बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अब जैसे कि मैंने दीवार पे मारा एक मुक्का, तो मुझे भी दीवार से उतना ही चोट लगेगा, जितने फोर्स से मैं मारा उतने ही फोर्स से मुझे भी लगेगा, बट इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा। मैंने दीवार की तरफ मारा तो दीवार ने मेरे हाथ की तरफ मारा, ठीक है। तो इसमें जो मतलब फोर्स तो इक्वल होगा, मान में तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, मतलब अपोजिट होगी, ठीक है। अब ये देखिए नोट्स क्या है कि द्वितीय नियम ही मूल नियम है, प्रथम और तृतीय नियम इसी में निहित है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, मतलब वस्तुतः तो रियल जो नियम है वो न्यूटन का सेकंड लॉ ही होता है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट और थर्ड लॉ है ये आप कहीं ना कहीं न्यूटन के सेकंड लॉ से आप मतलब निकाल सकते हो, ला सकते हो, ठीक है। खैर ये हम लोग के सिलेबस का है नहीं, बस याद कर लीजिए, काम ही देगा, ठीक है। आगे चलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो ये क्या कहता है कि किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। जैसे कि कोई दो या दो से अधिक वस्तु हैं और उनमें हम कोई बाह्य बल न लगाएं तो उनका जो समुदाय का जो संपूर्ण मतलब वो जो पूरा एक बन रहा है ना सिस्टम, उस सिस्टम का जो टोटल संवेग होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि P1 प्लस P2, सपोज कि दो वस्तुओं के लिए हम लोग ने लिया, तो P1 हो गया पहले वस्तु का संवेग और P2 हो गया दूसरी वस्तु का संवेग, तो इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम लोगों ने n वस्तुओं के लिए है तो P1 P2 P3 P4 ऐसे डॉट डॉट करके Pn तक जाएंगे, और इसका भी जो सम होगा समीशन होगा वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण, यानी कि मोमेंटम कन्वर्सेशन इन कोलिजन, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है कि मतलब आपने अभी देखा यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण पढ़ा, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। यहाँ पे क्या होता है कि दो मतलब जैसे संघट्ट में क्या होता है कि पहले वस्तु टकराती है, मतलब एक वस्तु है किसी चीज़ से टकराई, तो ये रियल मतलब संघट्ट में रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि टकराने के बाद का जो संवेग होता है और टकराने से पहले का जो संवेग होता है वो दोनों क्रमशः बराबर होता है। वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे U1 U2 ये आपके टकराने से पहले के हैं तथा V1 V2 टकराने के बाद का क्या बोलते हैं कि वेग है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार ये दोनों का जो संवेग होगा, यानी कि संवेग क्या होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी ये आपका मतलब ये दो पिंड को हम लोगों ने लिया है, दो वस्तु लिया A और B, तो उसके द्रव्यमान m1 m2 है, तो दोनों का मतलब टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग दोनों आपका क्या होगा कि इक्वल होगा, ठीक है। चलिए फिर तब हो गया आज का, तो हम लोग का इतना ही टॉपिक था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। तो चलिए फिर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू फिर।